Hello guys, good morning. Today we are going to do 10th class very important chapter, 6th chapter, that is life process. Maximum questions will be from this chapter itself. In life process, today we will be including in this full chapter, if you have studied anything, अभी तक कुछ पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो no issues at all. मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें एकदम आपको प्रिसाइज मैनर में मैं पूरा आपको रिवाइज़ करवा दूँ इस वीडियो से. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो nicely. In this chapter we'll be studying nutrition. Under the head of nutrition we'll be studying autotropic nutrition, that is autotrophs, heterotrophs, nutrition in human beings, that is we'll be doing full digestive system under this. Then coming to respiration, human respiration as well as plant we'll be doing. Then after it is transportation, human transportation, that is the full heart. This again is a very important part. And in plants also we'll study the transportation. Excretion is there in this chapter also at the end, with human excretion and plant excretion. So these are the full headings through which we will be going in this video, starting with first, what is the meaning of life process? Life process, the chapter is life process. What do we mean by this word? It is a maintenance process. Life process का मतलब होता है maintenance process. आपका body का जो पूरा maintenance का system है, that is being done through this process, that is life process. The process which together performs maintenance job is known as life process. And the life process, I told you, nutrition is there, transportation is there, respiration is there, and excretion is there. That is all together जो आपके life को चलाने के लिए जो सारे process काम आते हैं, they all come under life process. And okay, अभी life process चलाने के लिए आपको कुछ क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी. गाड़ी को चलने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, कुछ खाना चाहिए, इजंट इट? सो दैट इज़ वी गेट इट फ्रॉम फूड. वो हमको कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम द फूड. एंड दिस फूड इज़ द आउटवर्ड सोर्स. ये आउटसाइड सोर्स से हमको ये फूड मिलता है. Children, the process of transfer of outside food to the inside is known as nutrition. Nutrition का मतलब होता है कोई भी बाहरी चीज़ को, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल फॉर्म में तोड़ना इज़ द न्यूट्रिशन. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी नीड ऑक्सीजन. और ये सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल प्रोसेस में जो हमारे खाने को तोड़ते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन इट इज़ डन. और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन. यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन. दिस इज़ द ऑक्सीजन विच इज़ हेल्पिंग टू ब्रेक द फूड इनटू द सिंपल फॉर्म. एक सिंपल से एग्जाम्पल आपके सामने है. आप क्या करो, एक पीस ऑफ पेपर को लेते हैं. हम पीस ऑफ पेपर लेते हैं, बाहर से पेपर क्या है? इट इज़ कार्बोहाइड्रेट, इजंट इट? इट इज़ वुड, इट इज़ कार्बन. तो अपन उसको कार्बोहाइड्रेट सोच सकते हैं. वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो बर्न होता है तो क्या एलिमिनेट होता है, क्या बाहर निकलता है? इट इज़ ऑक्सीजन. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बर्न्स, कार्बन डाइऑक्साइड गोज़ आउट इन द एटमॉस्फेयर. वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और कागज़ जलने के बाद एक सिंपल सा राख बन जाता है, एक ऐश बन जाता है. सेम प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन इन आवर बॉडी ऑल्सो. चिल्ड्रन, वी टेक इन फूड एज वेल एज ऑक्सीजन. हम फूड और ऑक्सीजन ले रहे हैं जो कि ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल प्रोसेस, और सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होता है. और उसके बाद हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में एलिमिनेट होता है, विच वी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, ये मैं आपको और एलाबोरेट वे में बताऊंगी जब हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे. नाउ लेट्स कम अप टू आवर ओन टॉपिक, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये रेस्पिरेशन में चिल्ड्रन, इसको मैं और एलाबोरेट वे में आई एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन. ओके, दिस इज़ ऑल रेस्पिरेशन. दैट इज़ रेस्पिरेशन आई टोल्ड यू इन बिटवीन. क्योंकि फूड हम क्यों ले रहे हैं? रेस्पिरेशन, फूड टूटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का क्या रोल है? जस्ट फॉर दैट आई टोल्ड यू रेस्पिरेशन. बट नाउ वील कम टू द न्यूट्रिशन पार्ट, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या मोड, कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, कितने तरीके होते हैं खाना बनाने के और लेने के. ठीक है, तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये वेरी कॉमन, हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हैं. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज ऑर्गेनिजम्स दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
and these organisms are known as autotrophs. ये आपको दिख रहा है सामने green plants, they are autotrophs. They have the ability to create their own food. ये autotrophs एक ही organism होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. Rest of the organisms don't have the capacity of making their own food. These autotrophs, that is green plants, come under these autotrophs, and the mode of nutrition is known as autotropic mode of nutrition. Next coming up to ये जो autotrophs हैं ये अपना खाना बनाते हैं by the process of photosynthesis. From very small classes we are doing this process of photosynthesis. ये photosynthesis का process हम बहुत छोटे क्लास में भी पढ़े हैं और अभी हम फिर से पढ़ रहे हैं. But by see children, यहाँ एक diagrammatic representation है आपके सामने, as well as by equation is also there. Green plants synthesize their food. This food is prepared by carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight और chlorophyll आपको दिख रहा है. ये chlorophyll जो है ये leaves itself में present होता है, and this sunlight is there outside. 6 carbon dioxide molecules and 6 oxygen water molecules, that is 6 CO2 plus 6 H2O. In presence of sunlight and chlorophyll, they give glucose, that is C6H12O6, and 6 molecule of oxygen is eliminated out in the atmosphere, which in turn we take it. This is the just a photographic representation of the process of photosynthesis. Now photosynthesis कितने steps में होता है? This makes a very important questions. List 3 events that occur during photosynthesis. ये बहुत important question आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है चिल्ड्रन. Steps for photosynthesis. Steps of photosynthesis. First is absorption. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल. एज आई टोल्ड यू इन द फिगर, वो लाइट जो है, लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द कन्वर्शन, दैट इज वो लाइट एनर्जी किस में चेंज होगा? केमिकल एनर्जी में चेंज होगा. और एक चीज़ कन्वर्ट होता है, दैट इज जो पानी हम डालते हैं पेड़ों में, जो पानी डालते हैं, दैट इज वाटर, H2O. दैट H2O इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कन्वर्शन में 2 प्रोसेस होता है, लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, एंड वाटर इज स्प्लिट इनटू, स्प्लिटिंग इज टूटना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. नेक्स्ट इज रिडक्शन का प्रोसेस होता है. इन द रिडक्शन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज इनटू कार्बोहाइड्रेट. नाउ दिस इज मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गो थ्रू दिस पार्ट वेरी नाइसली. अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है? ग्रीन लीव्स में हो रहा है. तो लेट अस सी वन स्मॉल सेक्शन ऑफ लीव. यहाँ पर आपको हियर डाउन यू कैन सी वन स्मॉल सेक्शन ऑफ लीव ओवर हियर. चिल्ड्रन, इन दिस अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ऊपर की परत और नीचे की परत, लीव की 2 परतें दिखाई देगी आपको जब आप सेक्शन काटेंगे लीव की. अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में कोई क्लोरोफिल नहीं होता. ये क्यों होता है फिर? ये होता है ताकि पानी, प्लांट से एक्सेस वाटर लॉस ना हो जाए. पानी एक्सेस अगर लॉस हो जाएगा तो आप कितना दिन में पानी डालते रहोगे? पूरा पानी उड़ता जाएगा. सो ये एक प्रिवेंशन का काम करता है. अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पानी को बाहर निकलने नहीं देता है. लोअर एपिडर्मिस में चिल्ड्रन आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा, हियर यू कैन सी वन होल इज देयर. दिस इज नोन एज स्टोमेटा. ये स्टोमेटा है. फ्रॉम हियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. यहाँ पर जो है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है. यहाँ पर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. और यहाँ पर नेक्स्ट है गार्ड सेल्स आर देयर. These two you can see they are the guard cells. They actually make the framework of stomata. Framework of stomata मतलब स्टोमेटा का पूरा जो फ्रेम है, आपके बॉडी का फ्रेम कैसे बनता है? आपके स्केलेटल सिस्टम से बनता है. सेम वे स्टोमेटा का फ्रेम जो है गार्ड सेल्स से बनता है. ये गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड इट हैज़ अ सेल वॉल ऑल्सो. So this stomata is present in the lower epidermis. Maximum stomatas lower epidermis of the leaf में present होते हैं जहाँ से exchange of gases take place होता है. So this is very important part. This steps of photosynthesis as well as this cross section of leaf. Next we are coming to a very important part, that is the opening and closing of stomata. Here you can see 2 stomata. This is the open stomata and this is the closed stomata. ये आपको open stomata दिखाई दे रहा है. यहाँ पर एक hole दिखाई दे रहा है. This is the open part and here that opening is not there. That means this is the closed stomata.
अब जब दिन के समय जब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, जब सन रहता है, तो क्या होता है, वो पानी को नीचे से ट्रांसपिरेशन, 9th क्लास चिल्ड्रन वी हैव डन कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बाय द जाइलम सेल्स, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन से प्लांट्स में जो वाटर है पूरा ऊपर तक पहुंच रहा है. दिस वी हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड. सो जैसे ही पानी दिन के समय जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, तो दीज टू सेल्स, यू कैन सी दीज टू आर द गार्ड सेल्स. सी यू कैन सी दिस इज़ अ प्लांट सेल बिकॉज सी वन बिग वैक्यूल बोथ द गार्ड सेल्स में आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्लांट सेल. ओके, एंड ये सबसे ज़्यादा टर्जिट रहेगा, आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है. दिस इज़ नाउ एकदम टर्जिट है. टर्जिट मीन्स इसमें पानी भरा हुआ है, ये फूला हुआ है. जैसे ये दोनों गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, बीच में ये ओपनिंग डेवलप हो जाती है, एंड फ्रॉम हियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन और वाटर का इवेपोरेशन इस पार्ट से होने लगता है. ड्यूरिंग द फुल कोर्स ऑफ द डे, जैसे दिन से शाम होने लगती है, ये स्टोमेटा धीरे धीरे इसका जो पानी है वो उड़ने लगता है, और ख़त्म होते होते, शाम होते होते जैसे ही सन गायब हो जाता है, ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है, एंड यू कैन सी दिस श्रंकन स्टोमेटा. ये स्टोमेटा के दोनों गार्ड सेल्स बिल्कुल श्रिंक हो गए हैं, एकदम श्रिंक हो गए हैं, मतलब पिचक गए हैं, और ये क्लोजिंग भी अभी बंद हो गई है. दिस इज़ द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. शाम रात के समय there is no exchange of gases, इसीलिए ये स्टोमेटा, और you can say very little exchange of gases are there. So this is the closing of stomata. See, I told you it is a plant cell, it is having nucleus, it is having a vacuole, big vacuole, it is having a cell wall. The opening and closing of the pore is the function of the guard cells. It swells when the water flows into them, causing stomatal opening, and the pores close if the guard cell shrinks. ये stomatal opening होता है जब ये दोनों cells rigid होते हैं, turgid होते हैं, एकदम फुल जाते हैं, और जब ये shrink हो जाते हैं, these stomata closes. Children, but in this desert plant something different take place. Desert plant में दिन के समय बहुत ज़्यादा सन होता है, बहुत ज़्यादा उनमें ट्रांसपिरेशन हो सकता है. सी दिस डेजर्ट प्लांट इज़ देयर, दे व्हाट दे डू, नाइट टाइम इन लोगों का ये जो स्टोमेटल ओपनिंग होता है, एंड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, एंड दे प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कंपाउंड. एक रात को ही एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के रख देते हैं, एंड दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज़ एक्टेड अपॉन बाय लाइट, एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डे टाइम. ये दिन में जो ये प्लांट ने लाइट एब्जॉर्ब करी, रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रिपेयर करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का काम है, वो सुबह मींस डे एंड नाइट दोनों मिलके डेजर्ट प्लांट्स में होता है. बिकॉज दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन देयर, बिकॉज अगर दिन में ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो फिर द प्लांट वोंट बी एबल टू सर्वाइव, और वो इट विल die. This makes a very important question, children. Opening and closing of stomata, that is stomata कब open होता है, कब close होता है, and in desert plants में what happens. Now when is the in cloudy days में children, when the day is cloudy, जब दिन cloudy रहता है, photosynthesis का rate decreases because the sunlight is less. When in the desert region, यहाँ पर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सामने desert region में जहाँ पर very less water रहता है, यहाँ पर भी photosynthesis का rate बहुत less रहता है, because they don't have much of water for the photosynthesis process. The rate of photosynthesis is maximum and it is well maintained when the temperature is optimum, एकदम proper है, bright sunlight है, as well as good fertile soil with aeration and with water. वहाँ पर photosynthesis का rate maximum रहता है. Here children, something about this desert plant, this photosynthesis about the desert plants. Once listen to it, as it is a very important question. See, during daytime, it so happens that the stomata does not open, and so there is less transpiration or evaporation of the water. The stomata in the desert plants open during night time, and during night time only the exchange of carbon dioxide takes place. During night, an intermediate product is prepared when they obtain carbon dioxide. Daytime,
they absorb the light energy, and when night time the stomata opens and they get carbon dioxide. During that time the process of photosynthesis is fully completed. That is नाइट टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा. सुबह के समय जब मॉर्निंग लाइट है तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा. इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इटसेल्फ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज completed. This happens in the desert plants, and this kind of photosynthesis is known as SCAM photosynthesis. Next, coming up to heterotropic mode of nutrition. In heterotropic mode of nutrition, children, in this organisms, they do not prepare their own food. ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. They depend on autotrophs for their food. चाहे वो डायरेक्टली खाएं, चाहे वो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को टेक इन करें, और दे डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन देम. अगर एक हर्बीवरस एनिमल है, गोट है, गोट अगर डायरेक्टली घास खा रहा है तो वो डायरेक्ट फीडर है. अगर लायन गोट को खा रहा है तो गोट किस पे जिंदा है? ग्रीन प्लांट्स पे जिंदा है. और नाउ दिस लायन इज फीडिंग ऑन दिस गोट, दैट मीन्स इट इज इनडायरेक्टली टेकिंग द autotrophs only as their food. No other organism but the autotrophs only prepare their own food. Heterotrophs depend directly or indirectly on autotrophs for their food. Under heterotropic mode of nutrition, first is Holozoic, second is saprophytic, and third is parasitic mode of nutrition. First, Holozoic mode of nutrition. ये Holozoic mode of nutrition क्या होता है? Holozoic mode of nutrition वो nutrition होता है in which the organism take complex food and changes into the simple form is known as Holozoic mode of nutrition. Under Holozoic mode of nutrition, three things again come, that is herbivorous animals. Herbivorous animals are the animals which feed on the green plants. Carnivorous animal which feed on these herbivorous animals. Omnivorous animal, they take green plants as well as these carnivorous animal को भी ये feed करते हैं. That is, they are vegetarian as well as non-vegetarian, both are there. Children, a poster of man is given over here, but even a cockroach is also omnivorous in nature. वो कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है, वो grains को भी खा लेता है. ठीक है, तो ऐसे organisms, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous, they all come under the Holozoic mode of nutrition. Next, coming up to the saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition, this organism, they feed on dead or decaying matter for their food. मीन्स ये सड़े हुए चीज़ों पे ग्रो करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं. दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट इज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, स्प्रिंकल वाटर, एंड इन द मॉइस्ट क्लाइमेट, रेनी सीजन के समय मोस्टली आप उसको खिड़की के पास रख दीजिए. विद इन फ्यू मीन्स यू कीप इट मॉर्निंग टाइम एंड नाइट टाइम you will observe some black color growth is seen. This growth is nothing but they are bread molds. That is, mold is grown on them. Actually, they are some saprophytic organisms. They start feeding on that product. Yeast and mushroom also come under this category. Here you can see a mushroom is there. They also feed on sade hue products, that is dead or decay products. Next is the parasitic mode of nutrition. We all know parasites. They depend on the host for their survival. फॉर होस्ट का मतलब होता है वो होस्ट को मार नहीं डालते हैं. दे एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट एंड बोथ ऑफ देम कैन लिव टुगेदर. अगर आपके सर में जुआ हुआ है, ठीक है, तो दैट इज़ अ पैरासाइट. इट इज़ नॉट किलिंग यू बट इट इज़ एक्सट्रैक्टिंग द फूड फ्रॉम योर बॉडी. इफ़ देर इज़ अ roundworm or tapeworm in your body, it is not killing you but it is extracting the nutrition from your body. And that organism is also there and you are also living, so in that way no one is harmed means ऐसा नहीं है हमारे बॉडी से थोड़ा सा न्यूट्रिशन जा ही रहा है and sometime it may damages also. So parasites are not good at all, but both the things can live together. That I am telling you, parasitic mode of nutrition is the nutrition where the organism extract their nutrition from the host plant. अमर बेल जो एक प्लांट का एग्जाम्पल है जहाँ पर वो प्लांट के चारों तरफ घूम के उससे अपना मनी प्लांट, दे ऑल एक्सट्रैक्ट. अगर वो किसी प्लांट से चिपक जाता है तो उससे अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करके वो जी सकता है. सो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैरासिटिक मोड ऑफ पैरासाइट्स, एंड इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
सो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एक्सटर्नल में आप लिख सकते हो लाउजर्स, इन इंटरनल पैरासाइट राउंड वर्म, टेप वर्म, अंडर प्लांट्स यू कैन राइट मनी प्लांट. So children, here completes your heterotrophic mode of nutrition. This was the ending with parasitic mode of nutrition. Now we'll start the nutrition in amoeba. That is, we'll start with the unicellular organisms. How do they reproduce? Unicellular organism, that is starting with amoeba. This again makes a very important question for your board exam point of view. Nutrition in amoeba, they are unicellular organism. Amoeba is a unicellular organism. They are omnivorous in nature, that is they eat everything. They intake everything. They are holozoic. Holozoic means they can change they take in the complex food and change into simple form. Amoeba has 4 stages of nutrition. What are these 4 stages? Now you can see they inject, they digest the food, they absorb, and the digestion takes place. Now you can see over here the first picture they are showing. It has been shown over here in, near the amoeba. This food is coming. Next one, the amoeba has developed this pseudopodia, finger-like projection, which is known as pseudopodia, and the food is being overlapped by this pseudopodia. In the third picture, you can see here this food. Now this food is the pseudopodia has fully covered the food, and here the food vacuole is produced. Now the food is fully ingested and digested, and whatever is not needed by the organism, by the amoeba, it will go out of the body surface itself. It doesn't have any organ for digestion or digestion, as it is a unicellular organism. Everything takes place by this body surface only. So here this डायग्राम ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम इट इज़ आस्क्ड कि आप डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करिए न्यूट्रिशन एंड अमीबा. अगर डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो यू कैन मेक दीज 4 स्टेजेस एज वेल एज इफ इट इज़ फुली आस्क्ड एज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो ये आपको पूरा इस तरह से लिखना है. Next, coming up to the breakdown of glucose in the various pathways. Now children, when I told you कि what we are doing, we are intaking carbohydrate, isn't it? हम carbohydrate intake कर रहे हैं, that is हम glucose intake कर रहे हैं. हमने photosynthesis के process में देखा था C6H12O6 बन रहा था, that is the glucose was made, and glucose हमारे body में cytoplasm में 3 molecules of pyruvate में टूटता है. अब ये जो 3 पायरुवेट है ये क्या करते हैं, ये इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन की कमी से ये रिएक्शन होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया. So all over breakdown of glucose in both the ways, aerobic, anaerobic, or in lack of oxygen takes place is shown in this figure. Again, this is a very important figure. It can be asked in any form. ये किसी भी तरीके से पूछा जाता है. In presence of oxygen पूछ सकते हैं, in absence of oxygen पूछ सकते हैं, lack of oxygen पूछ सकते हैं. Glucose, 6 molecule of glucose जब 3 molecules of pyruvate में टूटता है, और in absence of oxygen, जब ऑक्सीजन इसके पास नहीं होगा, in absence में जब ये टूटता है, तब इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी इज लिबरेटेड, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज़ ये हम ईस्ट में, एग्जाम्पल इज ईस्ट, हमको ईस्ट में ये देखने के लिए वी ऑब्जर्व इट इन द ईस्ट. सेकेंड इज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज, व्हेन 6 molecule of glucose is broken into 3 molecules of pyruvate. लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है ऐसा नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, बट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज मेनली सीन इन द मसल्स ऑफ योर्स. तो ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, वी गेट पेन इन द मसल्स. वाई इट इज़ सो, हमारे मसल्स में, हमारे मसल के टिश्यू में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है. इसीलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, एंड दिस लैक्टिक एसिड इट कॉजेज पेन इन आवर मसल. थर्ड फॉर्म इज द ग्लूकोज, 6 molecule of glucose, 3 molecules of pyruvate पे टूटता है, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. दिस हैपन्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया. We know 6th, 7th, 9th class में we have seen that mitochondria is the powerhouse of the cell, और यहीं पर जो breakdown है वो energy giving process यहीं पर take place होता है. So in presence of oxygen क्या बनाएगा, carbon dioxide, water, and energy is again released.
नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी इन एवरी फॉर्म्स एनर्जी इज रिलीज, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, इन दिस फॉर्म ऑल्सो एनर्जी इज रिलीज. सो दिस एनर्जी विच इज़ रिलीज, चाहे वो ईस्ट में रिलीज हो, चाहे वो आपके मसल में रिलीज हो, चाहे वो आप माइट्रोकॉन्ड्रिया दैट इज आपके बॉडी में रिलीज हो, ये एनर्जी जो है तुरंत ही एटीपी मॉलिक्यूल बना लेता है जो कि एक्ट्स एज अ फ्यूल ऑफ योर बॉडी. मैंने आपको बताया था कि फुल लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू होने के लिए वी नीड फ्यूल, हमको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो एनर्जी है ये एटीपी में चेंज होकर आपके बॉडी के फ्यूल के जैसे वर्क करता है. दैट इज़ इट गिव्स पेट्रोल टू योर बॉडी फॉर द लाइफ प्रोसेस टू गो ऑन, ताकि आपका जो लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके, जो सारे सिस्टम्स है वो वर्क कर सके, आपको जो एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो दीज एनर्जी, चाहे ईस्ट में भी ये एनर्जी मिलेगा, आपके मसल्स को भी मिलेगा, एंड इन योर सेल्स ऑल्सो. नेक्स्ट चिल्ड्रन वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ये हमारा पूरा अब हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन, दिस इज़ द ह्यूमन न्यूट्रिशन. हियर चिल्ड्रन यू कैन सी this is the digestive system, that is the human digestive system. A figure you can see over here which is starting from mouth, and from this starting from mouth, that is esophagus, then stomach, then small intestine, large intestine, rectum, anus, that is from full buccal cavity to anus. It is a full canal system. ये एक नलियों की सिस्टम है, इसलिए हम इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड. जो कॉम्प्लेक्स फूड आप खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना इज़ नोन एज डाइजेशन, एंड इट इज़ डन इन दिस एलिमेंट्री कैनाल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू द anus. Here you can see this is the mouth and tongue is there, then epiglottis is there, you can see the small one is epiglottis, then esophagus is the long, एक लंबी सी नली है जो कि पूरा हमारे चेस्ट कैविटी से होते हुए कहाँ तक आता है? स्टमक तक आता है. दिस इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक यू कैन सी. देन दिस वन इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर का है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सबसे लंबा होता है, 6 meters लॉन्ग होता है. ये दिस green one you can see, this is the large intestine, it is 1.5 meters in length, and the rest, the unwanted food is stored in this rectum, and from anus it goes out from the body. ओके ये एक सिंपल फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फ्रॉम माउथ यहाँ से इंजेक्शन होगा, फिर यहाँ से पूरा क्या होगा, आपके बॉडी का इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज जो है फूड को एब्जॉर्ब करेगी, एसामिलेशन होगा. एसामिलेशन का मतलब होता है जहाँ का खाना उस ऑर्गन में पहुँचना इज एसामिलेशन, एंड देन फ्रॉम रेक्टम थ्रू एनस इट विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज़ अनवांटेड फूड जो है वो आपकी बॉडी से इजैकुलेट हो जाएगा. सो इन ह्यूमन डाइजेशन 5 steps में ये कंप्लीट होता है. दैट इज़ यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ रिटन इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसामिलेशन एंड इजेक्शन इज डन विद इन इट. ओके नाउ द फूड विच वी आर टेकिंग, तो खाना हम ले रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वॉट एवर यू आर ईटिंग चिल्ड्रन, वी आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स. ओके बट आवर बॉडी डजेंट अंडरस्टैंड दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स. वो सिर्फ क्या समझता है? ग्लूकोज समझता है, अमाइनो एसिड समझता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल समझता है. दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स फूड यू आर ईटिंग, एंड दिस इज़ द सिंपल फॉर्म विच आवर बॉडी विल कन्वर्ट. ये हमारा फूड जो है, आप ये नेक्स्ट कमिंग अभी आपको मैं आई विल एक्सप्लेन कि हाउ दीज कार्बोहाइड्रेट इज टर्न इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कैसे अमाइनो एसिड्स में बदलता है और फैट्स कैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है. ये हम आप देखेंगे कि कौन से इस पूरे सिस्टम के कौन से पार्ट में कौन सा काम होता है. ओके नाउ दिस वॉज द सिंपल विच आई एक्सप्लेन. नाउ आई एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल. थोड़ा सा डिटेल में अब अपन पढ़ते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एज आई टोल्ड यू इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बक्कल कैविटी, दैट इज़ माउथ से ये शुरू होता है. चिल्ड्रन सी माउथ में हमारे पास टीथ है, 4 तरह के टीथ है हमारे पास, इंसाइजर्स, कनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. दिस टीथ व्हाट दे डू, दे च्यू द फूड. ये क्या काम करते हैं? फूड को जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो छोटे पार्टिकल्स में च्यू करने का काम करते हैं. नाउ इन आवर माउथ टंग इज़ प्रेजेंट. वॉट इज़ दिस टंग डूइंग? ये टंग क्या काम कर रहा है? सलाइवा को, हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है उसको इस फूड के साथ मिक्स करने का काम कर रहा है. नाउ इन दिस सलाइवा चिल्ड्रन, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई वी कॉल इट एज सलाइवरी अमाइलेज. व्हाट इज दिस
salivary amylase doing? It is converting starch into sugar. दैट इज़ आपके माउथ में ही पहला डाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है. यहाँ जो आप स्टार्च पूरा लेते हो वो शुगर में चेंज कर दिया. कौन चेंज कर दिया? सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम जो है वो फर्स्ट डाइजेशन आपके माउथ में ही हो गया. स्टार्च इज ब्रोकन इनटू शुगर. Now tongue is mixing the food, and now I told you through a long pipe esophagus was there. Through this pipe the food is coming into stomach. Children, see in the esophagus you can see this kind of movement is taking place which is known as peristaltic movement. हमारा ईसोफेगस जो एक लंबा सा पाइप है, एक मूवमेंट उसमें होता है जिसके कारण कि हमारा खाना माउथ से नीचे स्टमक तक आने के लिए एक तरह का मूवमेंट. चिल्ड्रन, क्या होता है जब अपन बॉटल में कोई भी चीज़ डालते हैं, चाहे आप शुगर डालो, चाहे आप मैदा डालो, चाहे आप आटा डालो, थोड़ा सा डालने के बाद आपको डब्बा हिलाना पड़ता है. व्हाट इज़ दिस डूइंग? व्हाट इज़ दिस यू आर डूइंग? यू आर जस्ट सेटलिंग द फूड. सेम वे दिस ईसोफेगस, व्हाट इज़ दिस ईसोफेगस डूइंग? ईसोफेगस इज सेटलिंग द फूड. ये ईसोफेगस क्या कर रहा है? आपके फूड को सेटल कर रहा है, नीचे नीचे की तरफ धकेल रहा है. इट इज़ एक पेरिस्टलिटिक मूवमेंट है. यू कैन सी दिस काइंड ऑफ. यहाँ फूड आ रहा है, अगेन एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो रहा है, फिर फूड नीचे मूव कर रहा है. दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टलिटिक मूवमेंट एंड योर फूड इज गोइंग इनटू द बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक. स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, उससे गैस्ट्रिक जूस निकलती है. कहाँ से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से. स्टमक से 3 तरह का जूसेस निकलता है, HCl, pepsin and mucus. First is HCl. Children, now this is again a question asked, what is the role of HCl in the stomach? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है कि HCl का क्या रोल है इन द स्टमक. तो HCl क्या काम करता है? HCl जो आपका फूड है उसको एसिडिक मीडियम में चेंज करता है. HCl itself is an acid, that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो आपके खाने को एसिडिक बना देता है. क्यों एसिडिक बनाता है? क्योंकि इसी स्टमक में और एक चीज़ सेक्रेट होता है, पेप्सिन. अगर खाना एसिडिक नहीं हुआ तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा. सो for the action of pepsin enzyme, the food is changed into acidic medium. और दूसरा फंक्शन है कि इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक. आपके फूड के साथ कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि वी इनटेक लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज, लेकिन बार बार आप बीमार तो नहीं पड़ते रहते रोज. क्यों नहीं पड़ते हो? बिकॉज इन योर स्टमक दिस HCl, ये HCl जो गैस है ये आपके स्टमक में पहले से ही वो बैक्टीरियाज को किल कर देता है. सो टू वर्क of HCl is, first it is making the food acidic, and second function is, what is it doing? It is making the bacteria, it is killing the bacteria in your stomach. Next कौन सा वाला एंजाइम है? म्यूकस. नेक्स्ट मैंने कहा आपको स्टमक 3 एंजाइम सेक्रेट करता है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 एंजाइम सेक्रेट करती है. फर्स्ट वाज HCl, सेकेंड इज म्यूकस. म्यूकस क्या करता है चिल्ड्रन? एक इनर लाइनिंग बनाता है. HCl, हमारे स्टमक में जो HCl है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर उसको कोई लोहे पे गिरेगा तो वो लोहा भी कोरोड होना शुरू हो जाएगा. वेरी स्ट्रॉन्ग HCl आवर स्टमक इज सेक्रेट्स. सो स्टमक को कोई हार्म ना हो इसलिए म्यूकस एक तरह का स्लाइमी लाइनिंग चारों तरफ, एक कवरिंग चारों तरफ बना के रखता है, दैट इज़ नोन एज म्यूकस. The third enzyme is pepsin. Now the work of pepsin is to digest the protein. What I told you, protein किस में टूटता है? अमाइनो एसिड में टूटता है. तो स्टमक में HCl फूड को एसिडिक बनाता है ये पेप्सिन, ताकि उसमें एक्शन दैट इज़ वर्क कर सके. ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में चेंज कर सके. सो स्टमक में क्या काम हुआ? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया. 3 गैस्ट्रिक जूसेस आई, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन. HCl, व्हाट डिड दिस HCl डू? HCl ने स्टमक के फूड को एसिडिक बनाया और उसमें बैक्टीरियाज को किल किया. सेकेंड वॉज म्यूकस. म्यूकस ने एक म्यूकस की लाइनिंग, एक स्लाइमी लाइनिंग पूरे स्टमक के चारों तरफ बना के रखा, जिससे कारण कि आपके स्टमक के वॉल को कोई हार्म ना पहुँचे. एंड थर्ड वॉज द पेप्सिन विच इज़ कन्वर्टिंग द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड. अब ये स्टमक से खाना कहाँ पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा. आई टोल्ड यू स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर्स लॉन्ग, ये 6 मीटर्स लंबी होती है. इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. ये कंप्लीट डाइजेशन है. यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स सबका डाइजेशन यहीं पर होता है. इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ 2 तरह के ग्लैंड्स का सेक्रेशन इसमें आता है, लिवर का एज वेल एज पैनक्रियाज का. The walls of the small intestine, you can see over here, they are
they have finger like projections known as willies which increase the surface area of the stomach, means ज़्यादा से ज़्यादा absorption हो सके stomach से, इसीलिए इस तरह का you can see a figure over there, पिक्चर है finger like projection का, ये stomach के inner wall का पिक्चर है, यहाँ पर finger like projections बनी हुई हैं जो कि stomach में ज़्यादा ज़्यादा absorption को बढ़ाता है. नाउ यहाँ पर हमने देखा स्टमक दो तरह के ग्लैंड्स से इसमें सेक्रेशन आ रहा है. फर्स्ट इज लिवर, सेकेंड इज पेनक्रियाज. सो फर्स्ट सेक्रेशन हम देखेंगे लिवर क्या सेक्रेट कर रहा है और उसका क्या काम है. नाउ लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर ऑफ लिवर इज ऑल्सो देयर. लिवर जो ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द लिवर. दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लिवर दो तरह की जूसेस को सेक्रेट करता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. दो चीज़ें लिवर सेक्रेट कर रहा है. बाइल जूस क्या कर रहा है चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू स्टमक क्या कर रहा है, HCl फूड को एसिडिक बना रहा है. अब वापस यहाँ पर जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में आएगा, डियोडेनम में आएगा, वहाँ पर ये जो फूड एसिडिक फूड है, ये बाइल जूस अब यहाँ पर आएगा और इस फूड को क्या बना देगा, एल्कलाइन बना देगा. क्योंकि एसिडिक मीडियम में पेप्टिक एंजाइम, मैंने क्या कहा था, पेनक्रियाज भी इसमें अपना पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो है ये भी अपना एंजाइम इसमें सेक्रेट करेगा. तो पेनक्रियाज का एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये इस पर काम नहीं कर सकता अगर मीडियम एसिडिक है तो इसीलिए अब ये खाना, ये जो बाइल जूस है लिवर से निकलती है, ये आपके खाने को बेसिक बना देती है, एल्कलाइन बना देती है फॉर द एंजाइम ट्रिप्सिन टू एक्ट अपॉन. अब ये ट्रिप्सिन कहाँ से आया, हम नेक्स्ट देखेंगे. इसको पेनक्रियाज सेक्रेट करता है. दूसरा लिवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल सॉल्ट सेक्रेट करता है. अब नाउ व्हाट इज दिस बाइल सॉल्ट इज डूइंग, इट इज ब्रेकिंग द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज बिगर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर वंस. सो अगेन आई समराइज, लिवर दो चीज़ सेक्रेट करता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. What is bile juice doing? It is making the food alkaline. ये फूड को एल्कलाइन बनाता है ताकि पेप्टिक एंजाइम ट्रिप्सिन इस पर काम कर सके. दूसरा ये बाइल सॉल्ट सेक्रेट करता है जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं. नाउ वी विल डू द वर्क ऑफ पेनक्रियाज. नाउ पेनक्रियाज दो तरह का फिर से एंजाइम सेक्रेट करता है, ट्रिप्सिन and lipase. What is this trypsin doing? Trypsin convert करता है proteins into amino acid. ये खाना जो अब क्या बन गया है, alkaline medium का बन गया है, alkaline means basic बन गया है, तो trypsin उसमें काम करके उसके पूरे प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में चेंज करेगा और lipase जो है वो स्मॉल लिपिड्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज करेगा. बिकॉज हमने देखा है बाइल सॉल्ट ने क्या किया, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया. अब ये छोटे जो लिपिड्स है उसको लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में तोड़ देगा. सी हियर यू कैन सी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में दिस इज द पेनक्रियाटिक ग्लैंड. वन मोर थिंग आई विल टेल यू, पेनक्रियाज एक और सेक्रेट करता है एंजाइम दैट इज नोन एज इंसुलिन. ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम अगर हम पढ़ते, विच इज़ एक्सक्लूडेड दिस ईयर, ये इस साल नहीं है, बट दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग यू शुड नो. पेनक्रियाज इंसुलिन नाम का एक एंजाइम सेक्रेट करता है. अगर पेनक्रियाज में कुछ भी खराबी है और ये इंसुलिन पेनक्रियाज नहीं सेक्रेट कर पाता है तो यू आर गेटिंग अ डिजीज नोन एज डायबिटीज़ विच इज़ वेरी कॉमन नाउ. ऑल्दो दिस पार्ट इज़ एक्सक्लूडेड, मैंने आपको अलग से बताया. ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में आता है जो कि पहले 10th में था, दिस ईयर ये 10th में आपके इस साल के सिलेबस में एक्सक्लूड किया गया है. सो डोंट गो डीप इनटू इट, जस्ट आई टोल्ड यू कि व्हाट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, सो आई टोल्ड यू दिस. नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा काम हो गया, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर ने अपना सेक्रेशन डाल दिया, पेनक्रियाज ने अपना सेक्रेशन डाल दिया. लिवर ने 2 सेक्रेशन डाला, बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस. पेनक्रियाज ने ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, सारे कन्वर्शंस हो गए हैं यहाँ पर. नाउ फाइनली जो फैट्स था वो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में बदल गया, जो कार्बोहाइड्रेट्स था वो किस में बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया, एंड प्रोटीन्स जो था वो अमाइनो एसिड्स में चेंज हो गया. अब जो वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है दे विल डू द absorption part. उसमें I told you finger like projections are there. This finger like projections they are richly supplied with blood capillaries और ये सारे हमारा जो फूड है इसको एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी पार्ट्स को सेंड आउट करता है. Now you can see the picture of large intestine over here. After the small intestine the food goes into the large intestine. Here mainly the absorption of
वाटर टेक्स प्लेस, सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन इसमें होता है. रेस्ट ऑफ द फूड इट गोज टू द रेक्टम एंड फ्रॉम एनस टाइम टू टाइम इट इज ejected out from the body. Now you can see one more appendix is there. एक छोटा सा आपको यहाँ पर दिख रहा है appendix. ओके, नाउ ये appendix अभी के समय में ये क्या हो गया है, दिस इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है विच इज़ नॉट फंक्शनल नाउ, अभी ये काम नहीं कर रहा है. लेकिन पहले वंस अपॉन अ टाइम जब हम रॉ फूड्स खाते थे, मे बी दैट टाइम इट वॉज फंक्शनल. Now with this our digestive system is finished. So we are starting with our respiratory system. Now we are starting with the next topic, that is respiration. Respiration अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो आप सब समझते क्या है, सांस लेना, दैट इज़ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कॉमन लैंग्वेज में रिस्पिरेशन बोलने से ही बच्चों के दिमाग में यही आता है कि रिस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रोसेस. दिस इज़ वेरी गुड एंड राइट, नॉट रॉन्ग एट ऑल, कोई तरह से ये गलत नहीं है. बट अभी हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट में 10th क्लास में पढ़ते हैं. आपने पढ़ा है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, थोड़ा सा इसको अभी और रिवाइज कर लीजिए. द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट. अब इसका मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं उसका एनर्जी ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करना और एक एनर्जी में चेंज करना, दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. यही रेस्पिरेशन है. रेस्पिरेशन मीन्स हम, एज आई टोल्ड यू, इन ग्लूकोज पाथवे क्या करते हैं, जो फूड, जो कार्बोहाइड्रेट फूड जो हमको प्लांट से मिलता है, वो फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काय में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस में आपने ये ऑक्सीजन इनहेल किया और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया. दिस प्रोसेस आपको सिर्फ अभी यही समझ में आता था कि ऑक्सीजन इन किया, कार्बन डाइऑक्साइड आउट किया. एक्चुअली दिस प्रोसेस इज ओनली इनहेलेशन, दिस इज़ नॉट कंप्लीट रेस्पिरेशन. कंप्लीट रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमने ऑक्सीजन लिया वो क्यों लिया, क्योंकि जो फूड हम खा रहे हैं वो ये ऑक्सीजन तोड़ रहा है. किस में तोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप एक्सहेल आउट कर दे रहे हो, प्लस वाटर एंड एनर्जी, जो एनर्जी हमको चाहिए सारे दिन के काम करने के लिए, सारे लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए. Children, you can see the organic substance undergoes oxidative breakdown. Organic substance का oxidative breakdown होता है ना. Organic substance क्या है, organic product आजकल का हमको बहुत सुनने को मिलता है. This organic चीज़ is the food that you are eating. ये जब undergo करता है oxidation, means when it is breaking down in presence of oxygen, then this process is known as respiration. और ये substance को, ये जो food है जो कि break down होता है, इसको respiratory substance कहा जाता है. What is the respiratory substance? And one word question अगर आपको one word में ask करेंगे तो the food और glucose which you are breaking down in presence, that is oxygen जिसको break down करता है, that is known as the respiratory substance. Now respiration दो तरह के होते हैं, आई टोल्ड यू. एक्चुअली 3 तरह के, एरोबिक, एनारोबिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज़ व्हाट, दैट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन. हमने ग्लूकोज पाथवे में यही मैंने आपको बिल्कुल सेम, इसीलिए बिल्कुल सेम मैंने ये जो इक्वेशंस लिया है, आई डिडंट चेंज द इक्वेशन, सेम इक्वेशन आई हैव टेकन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. दैट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लार्ज, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलता है, विच इज़ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब फूड टूटता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP मॉलिक्यूल, दैट इज़ एनर्जी. 38 ATP मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ एनर्जी में ये टूटता है. व्हेन इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल कॉल इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन. Now when anaerobic respiration, in this process small amount of energy is released, बहुत कम amount of energy release होता है. and ये अपन किस में anaerobic दिखता है हमको, fermentation के process में. कभी भी डोसा बनाया या इडली बनाया तो एक fermentation होता है ना, आपको उसके ऊपर बुलबुले दिखाई देंगे. बुलबुले दिखाई देने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज़ हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन तो है बट सफिशिएंट नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है तो हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. नाउ
एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप अपने नाक के पास अपनी फिंगर ऐसे लेके आओ, आपको बिल्कुल एनर्जी फील होगी। ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मैंने आपको बोला ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो ये एनर्जी है, आप अपने फिंगर को अपने नाक के पास लाइए, आपको बिल्कुल ये एनर्जी, कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रहा है ये आपको फील होगा, आपको गरम गरम महसूस होगा। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एज सच आई टोल्ड यू द एनर्जी लिबरेशन इज़ वेरी लेस एंड सो यू कांट फील दैट। इट टेक्स प्लेस इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस में, दैट इज ईस्ट में, आपको ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखने के लिए मिलता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। सी यू कैन राइट द डेफिनेशन एज वेल एज आप ये दोनों इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ये सेम इक्वेशन मैंने ग्लूकोज पाथवे में भी आपको बताया था, दैट इज़ ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ ईस्ट में, ईस्ट के प्रेजेंस में, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट इज ईस्ट, क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। नाउ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दैट इज ये वाला है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं कह सकते, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की कमी है, एक्सेस ऑक्सीजन भी नहीं है और ऑक्सीजन एब्सेंस भी नहीं है, बट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। सेम इक्वेशन आई हैव टेकन ओवर हियर ऑल्सो, दैट इज़ सेम जो मैंने ग्लूकोज वाले में लिया था पाथवे में, सेम ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है इन एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मसल टिश्यू में होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी लिबरेट होता है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लिबरेट होता है, ओनली 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। सो इन दिस, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू इट नाइसली। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है, अब अपन ये देखते हैं। पहला है ब्रीदिंग, जो आपको ऊपर से दिखाई देता है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। ये जो सिंपल प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस है जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। द सेकेंड प्रोसेस इज गैसियस एक्सचेंज, जो हमने कार्बन ऑक्सीजन अंदर लिया, अब वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स से ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड ने पूरे बॉडी में घूमा और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके किसको देता है, लंग्स को देता है, और यही लंग्स आपको थ्रू हमारा रेस्पिरेटरी चैनल से, ये हमारे नोज से एक्सेल आउट हो जाता है। दिस इज़ द गैसियस एक्सचेंज, दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप इज जो आपके बॉडी के अंदर होता है, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आर्टेरियल ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। हमारे आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाते हैं, जिसको हम प्योर ब्लड कहते थे स्मॉल क्लासेस में, व्हाट वी यूज्ड टू से प्योर ब्लड। एक्चुअली देयर इज नथिंग एज प्योर या इम्प्योर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है हम उसको प्योर या ऑक्सीजनेटेड कहते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके आर्टरीज से पूरे बॉडी में जा रहा है, तो वेन आर्टरीज के बाजू में क्या है, सेल्स है ऑफ योर बॉडी, तो ये सेल्स से थ्रू डिफ्यूजन ऑक्सीजन जो है सेल्स आर्टरीज से सेल्स में आती है। तो ये प्रोसेस जो है इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन 3 प्रोसेस में होता है, ब्रीदिंग जो आपको बाहर से दिखाई देता है, गैसियस एक्सचेंज जो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, और इंटरनल रेस्पिरेशन जो ब्लड और सेल्स ऑफ योर बॉडी के बीच में ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दिस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। चिल्ड्रन सी बाय फिगर ऑल्सो यू कैन सी वंस, दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन विच इज सिंपल, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सी इन इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो हमारा डायफ्रम क्या होता है, हमारा डायफ्रम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा डायफ्रम जो है वो ऊपर की तरफ मूव होता है। एक्सेल मीन्स सांस जब हम बाहर निकाल देते हैं। ये आप सिंपल एक शीशी लो और उसके अंदर हवा भरो, जैसे ही हवा भरोगे तो उसका नीचे का जो बेस है वो नीचे मूव होता दिखाई देगा, वापस उससे हवा खींच लो, वो जो अंदर की बेस है वो अंदर की तरफ खिंच जाएगी। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में भी अपने करके देख सकते हो कि डायफ्रम इनवर्ड और आउटवर्ड किस तरह से इनहेलेशन एक्सहेलेशन में मूव होता है। नाउ दिस वन इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन। मैंने क्या कहा, इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में जो ये सी यू कैन सी
लंग्स की जो एल्वियोलीज है उसमें से ब्लड आर्टरीज में जा रहा है, दैट इज़ ब्लड वेसल्स में जा रहा है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस लंग्स में जा रहा है। ठीक है। नाउ इसके बाद जो है ये वाला नेक्स्ट वाला हमारा होता है, दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। ये देखिए जो ये वेन्स जो मूव हो रही हैं, जो ये आर्टरीज मूव हो रही है इन द बॉडी, इनमें से जो ऑक्सीजन है वो सेल्स को जाती है ताकि वो सेल्स जो है वापस ऑक्सीजन रिच हो सके। तो दिस वॉज सम ऑफ द फिगर्स विच आई वॉन्टेड टू शो यू जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पार्ट प्रॉपरली टू यू। नाउ कमिंग अप टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेजल कैविटी। अगेन हम बार बार ये वर्ड कैविटी वाई डू वी यूज़? कोई भी चीज़ जब गड्ढा नुमा होता है, मीन्स देर इज़ अ सम होल, दैट इज़ नोन एज कैविटी। बकल कैविटी, माउथ में एक कैविटी है, एक होल है, इसीलिए उसको बकल कैविटी। नोज़ में भी अंदर आप देखिए नेजल की नेजल लाइनिंग है, हेयर्स आर प्रेजेंट, म्यूकस इज प्रेजेंट। नाउ नोज़ से जब हम ब्रीद इन करते हैं, हमारे जो यहाँ पर नोज़ में एक मॉइस्चर टाइप का, एक नेज़ल कैविटी में एक मॉइस्चर म्यूकस टाइप का चीज़ होता है, वो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको अंदर नहीं जाने देता है, वो आपके नोज़ में ही उसको रोक लेता है। इट इज़ एक्टिंग एज अ सीव, वो छन्नी की तरह काम करता है। एंड द हेयर्स विच आर प्रेजेंट इन योर नेजल कैविटी, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ सीव, दैट इज दे डोंट अलाउ द इम्प्योरिटीज़ टू गो थ्रू द थ्रोट, फेरिंग्स, लेसिंग, इसोफेगस, यहाँ तक के वो पहुँचने नहीं देता है। तो आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स हियर फ्रॉम द नेजल कैविटी से, ये देखिए शुरू होता है। देन कमिंग टू फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है चिल्ड्रन? थ्रोट। बोलते हैं ना हमारे गले में दर्द हो रहा है, थ्रोट में पेन कर रहा है, जो आप गला, जिसको आप गला समझते हो, दैट इज फेरिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स गर्ल्स में उतना विजिबल नहीं होता है, बॉयज़ में जो प्रोट्यूडिंग बाहर नेक में दिखता है दैट इज़ द लेरिंग्स, और वी कॉल इट एज वॉइस बॉक्स। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ये वॉइस बॉक्स जो है ये एनलार्ज होता है। देन कमिंग अप टू द लॉन्ग, अगेन बिल्कुल ईसोफेगस के जैसे यहाँ पर भी एक देखिए लंबी सी एक चैनल है, दिस इज नोन एज ट्रेकिया। ये ट्रेकिया थोरासिक रीजन में जाती है। थोरासिक रीजन में, चेस्ट रीजन में जाने के बाद जैसे ही दो लंग्स आता है, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स, यहाँ पर ये दो, यू कैन सी टू ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाता है। दीज टू ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकाई, एंड ये ब्रांचेस, एक ब्रोंकाई एक लंग्स को जाएगा, दूसरा ब्रोंकाई दूसरे लंग्स को जाएगा। अब ये ब्रोंकाई लंग्स में जाने के बाद भी आप देख रहे हो फिर से ब्रांचिंग हो गई, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स राउंड शेप एल्वियोलीज आर प्रेजेंट। एंड व्हाट आर दीज एल्वियोलीज चिल्ड्रन? जो गैसियस एक्सचेंज है वो एक्चुअली एल्वियोलीज से होता है। ऑक्सीजन नेजल कैविटी से, लेरिंग से, फेरिंग से, ट्रेकिया से, ब्रोंकाई से, ब्रोंकियोल से कहाँ पर पहुँचता है? लंग्स के एल्वियोली में पहुँचता है। ये एल्वियोली इज रिचली सप्लाइड अगेन विद द ब्लड कैपिलरीज, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसियस टेक प्लेस होता है। दैट इज ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को जाती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो वापस ये एल्वियोली में आता है, और ये वापस इसी प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली ब्लड से लेता है वो यही ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन इसी पाथ से अंदर आती है, एल्वियोली से वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और बिल्कुल इसी पाथ से वो वापस चला जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग, इसी को थोड़ा इलैबोरेट रिटन फॉर्म में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनहेलेशन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं। आई टोल्ड यू द नॉस्ट्रल्स और द नेजल पैसेज, हेयर या फिर जो म्यूकस है ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। देन कम्स टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो थ्रोट है, जिसको कि आप गला बोलते हो। मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है, गला में पेन हो रहा है, विच यू फील द थ्रोट, जो गला आप बोलते हो, दैट इज़ नोन एज फेरिंग्स। देन कम्स द लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स। देन अगेन द ट्रेकिया। चिल्ड्रन ट्रेकिया में जो है वो शीश शेप्ड कार्टिलेज से पूरा ट्रेकिया बना होता है, क्योंकि देखिए जब आप बॉटल को सांस उसमें हवा डालो और जब बाहर निकालो तो बॉटल पिचकती है, फूलती है, पिचकती है, फूलती है, इज़न्ट इट? बट ऐसा हमारे ट्रेकिया के साथ बिल्कुल नहीं होता है। हमारा ट्रेकिया जैसा सॉलिड है वैसा सॉलिड ही रहता है, उसमें कोई पिचकना या फूलने जैसा कोई भी सीक्वेंस it doesn't happen. Why it is so? Now this again is a very important question कि ट्रेकिया किस चीज़ से बना होता है and how it is formed. इसमें एक शीश शेप्ड कार्टिलेज होता है, provides hardness to the pipe.
ये ये ट्रेकिया को एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप को एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। जब हम सांस खींच कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तब वहाँ उसको पिचक जाना चाहिए, बट वो ऐसा पिचकता नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ द सी शेप कार्टिलेज, दिस प्रोवाइड्स द थिकनेस और द हार्डनेस टू द विंड पाइप, एंड सो it is not flexible or it doesn't bend or it doesn't collapse at all. ये कोई कोलैप्स नहीं करता है। नाउ ट्रेकिया से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वो कहाँ पर पहुँचता है? ब्रोंकाई, पूरे लंबा ट्रेकिया से मैंने कहा, फिर लंग्स, जैसे ही वो लंग्स के पास आता है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। यू कैन सी ओवर हियर 2 ब्रोंकाई, दैट इज़ थोरैसिक रीजन में, कैविटी में आके, थोरैसिक रीजन में आके ये 2 ब्रोंकाई 2 लंग्स के अंदर चला जाते हैं। नाउ ब्रोंकाई में भी नाउ दे सब डिवाइड इंटू ब्रोंक्यूल्स। नाउ सी दीज आर द 2 लंग्स, लेफ्ट लंग्स एंड द राइट लंग्स। यहाँ पर ये जो ब्रोंकाई है ये फिर से इनका ब्रांचेस बन जाता है। नाउ दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स दे आर टर्मिनेटेड इनटू एल्वियोली। ये एंड होता है एक गोल सा एल्वियोली में एंड होता है। नाउ एल्वियोली क्या काम करता है? इट इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बलून के जैसे गोल एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जहाँ पर कि गैसियस एक्सचेंज होता है, ये रिचली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई रहता है। बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आके इस एल्वियोली के पास आते हैं ताकि इसमें से जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज से वापस एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड जाए ताकि वो हम एक्सेल आउट कर सके। नाउ आई टोल्ड यू दिस द मूवमेंट ऑफ डायफ्रम भी मैंने आपको समझा दिया है कि इन्हेलेशन में कैसा वो होगा। इन्हेलेशन में वो डाउनवर्ड मूव होता है और एक्सहेलेशन में डायफ्रम जो है वो अपवर्ड मूव होता है। चिल्ड्रन, दिस थिंग अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर आस्क्ड ऑफन। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अक्सर आपसे पूछी जाती है इन दिस पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन। See here, this is the figure, some of the figures. See, these are the 2 lungs you can see. Now this is the trachea. आपको यहाँ पर C shaped cartilage दिख रहा है। ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है टू द लंग्स। हियर इट प्रोवाइड हार्डनेस टू द लंग्स ताकि आपके लंग्स, ताकि ये ट्रेकिया का जो पाइप है वो कभी कोलैप्स ना हो, पिचक ना जाए। और ये जैसे ही लंग्स के पास आता है थोरैसिक रीजन में, थोरैसिक कैविटी में 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। अब ये देखिए ये जो ब्रोंकाई है ये आगे जाके फिर से ये ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो गया और लास्ट में ये एल्वियोली आपको दिख रहा है। ये दिस इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोली क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स को देता है और ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में देता है और ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आप एक्सेल आउट करते हो। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, ये ब्लड जो है चिल्ड्रन, ये ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन आपने एल्वियोली ने दिया, अब ब्लड जो है ना वो खाली खाली अकेला ट्रैवल नहीं करने मांगता है। ब्लड इज़ वेरी लेजी, इट नीड्स अ व्हीकल। उसको एक गाड़ी चाहिए जिसमें बैठ के वो ट्रैवल करेगा। तो ब्लड क्या करता है? एक हीमोग्लोबिन नाम का एक गाड़ी में वो बैठ जाता है एंड नाउ दिस हीमोग्लोबिन टेक्स द ब्लड टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो एंड दिस हीमोग्लोबिन दिस प्रोवाइड्स इट, ये जो आरबीसीज हैं दे प्रोवाइड रेड कलर टू द बॉडी। ब्लड ऑल्सो ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आता है और ये एल्वियोली को देता है। एल्वियोली वापस ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी से होता हुआ ये कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आप एक्सेल आउट कर देते हो। नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग ये ब्रीदिंग साइकिल के समय आपका लंग्स कभी भी पूरा खाली नहीं होता है। मीन्स वो रेसिड्यूअल अमाउंट ऑफ एयर इज़ ऑलवेज देयर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका लंग्स हमेशा अपने पास रखता है ताकि टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। अगर वो पूरा एम्प्टी वैक्यूम बन जाएगा तो उसमें से जो है वो प्रोसेस को, देखिए कोई भी चीज़ जब हम पूरा वैक्यूम बना देते हैं वापस उस चीज़ को प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। ठीक है, जब एक पाइप को मैं एक पूरा वैक्यूम बना दूंगी तो एक सिरे को मैं जब व्हाट डू वी डू, हम एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में जब हम पेट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं हम एक बार उसको खींचते हैं और पाइप को डाल देते हैं, पेट्रोल को खींच के वो अपने आप पूरा फ्लो होता है।
ठीक है। जैसे अगर वो वैक्यूम हो जाए तो वापस इस चीज़ को आपको फिर से खींचना पड़ेगा। सेम वे चिल्ड्रन, हमारा लंग्स कभी भी पूरा खाली नहीं होता है, ऑक्सीजन से पूरा एम्प्टी नहीं होता है। एक रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लंग्स फॉर द एक्टिविटीज़ टू गो ऑन इन द लंग्स चैम्बर। नाउ एक्सहेलेशन का प्रोसेस मैं आपको समझाते ही आ रही हूँ। एक्सहेलेशन इज द आउट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज आउट फ्रॉम द बॉडी। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से किसने ब्लड से आया और किसने लिया? एल्वियोली ने लिया। एल्वियोली ने ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, फिर देन ट्रैकिया से फेरिंग्स नेजल कैविटी से होते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. So this was the exhalation, inhalation as well as the exhalation process. This was the process in human beings. Now हम कुछ plants के बारे में पढ़ते हैं. respiration कि plants किस तरह का respiration करते हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. See children, plants we all know कि plants जो है वो डे के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. नाइट टाइम दे डू द जस्ट रिवर्स वन, दैट इज यू कैन सी द फिगर ऑल्सो, दैट इज दे टेक इन ऑक्सीजन, दैट इज दे डू सेम एज वी डू, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स में चिल्ड्रन ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है इन लीव्स में स्टोमेटा करता है, रूट्स में रूट हेयर्स करते हैं और स्टेम में लेंटिसल्स नाम के छोटे छोटे होल्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम्स और बार्क्स ऑफ द प्लांट थ्रू विच दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्वेटिक एनिमल्स में कैसा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्वेटिक एनिमल्स में सी चिल्ड्रन फिशेस जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स है. Again, this question is also very oftenly asked कि why is the in terrestrial or in aquatic organisms, why the breathing process is faster in aquatic organism as compared to the terrestrial organism. Terrestrial means जो land में organism रहता है उनकी तुलना में जो organism पानी में रहते हैं उन लोग क्यों fast breathe करते हैं? Children, एटमॉस्फेयर में एम्पल ऑफ ऑक्सीजन है, बहुत ऑक्सीजन है, तो हम इजीली उसको ब्रीद इन कर सकते हैं. बट पानी में जो है चिल्ड्रन, वो पानी से जब उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता है तो पानी में ऑक्सीजन फेयरली इन द लेसर अमाउंट में रहता है, कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है पानी में. सो कोई भी चीज़ जब कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको लेने के लिए हमको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ द रीज़न दैट दे हैव टू टेक द डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द वाटर, एंड सो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज़ ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. फिश में आप देखेंगे उन लोग बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं बिकॉज पानी से उनको वो ऑक्सीजन लेना है और पानी में फेयरली बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. दैट इज़ वाई उनके बॉडी को ऑक्सीजन सफिशिएंटली अमाउंट में पहुंच सके. दैट इज़ द रीज़न दे ब्रीद इन वेरी, दैट इज़ द respiration rate is very fast or the breathing rate is very fast in the aquatic organism.